हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अमोल एजुकेशन। आज हम आपको जो बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर की जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। ये दिल्ली सल्तनत में से है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। मतलब ये कि जो गुलाम वंश है और खिलजी, ये दिल्ली सल्तनत में पांच वंशों ने शासन किया है। उसमें से पहले हुए गुलाम वंश और खिलजी वंश। तो पहली यूनिट में आपको दो ये टॉपिक पढ़ने हैं, गुलाम वंश और खिलजी वंश। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी और भी। ये तो सिर्फ वो है, टॉपिक के नाम है। सेकंड में पढ़ना है तुगलक और लोधी। कुल मिला के बात ये है कि आपको दिल्ली सल्तनत पूरी पढ़नी है। उसमें पांच वंश हुए तो पांचों के बारे में पढ़ना है आपको। सेकंड में जो मुगल साम्राज्य हुआ है, मुगल साम्राज्य में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? बाबर, हुमायूं, प्रशासन, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और भू राजस्व व्यवस्था के विशेष संदर्भ में शेरशाह सूरी तक। सबसे पहले बाबर ने शासन किया, उसके बाद हुमायूं ने, उसके बाद जो 5 साल के लिए, और 1545 से लेके 1555 तक ये जो शेरशाह सूरी ने शासन किया है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको 4 यूनिट में अकबर से शाहजहाँ तक, अकबर का बेटा जहांगीर हुआ है, फिर जहांगीर का बेटा शाहजहाँ हुआ है, उसके बारे में सब में पढ़ना है। मनसबदारी, राजपूत, अकबर की राजपूत व्यवस्था बहुत आती है। ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि इसके से क्वेश्चन आएंगे इसमें से। एवं महाराणा प्रताप से संबंध, धार्मिक नीति, महाराणा प्रताप से अकबर और शाहजहाँ वगैरह के इनके कैसे संबंध रहे राजपूतों से, उसके बारे में विशेष। इसमें ना राजपूत, ये वाला राजपूत की नीति में महाराणा प्रताप से के बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको। 5 यूनिट में औरंगजेब, राजपूत, धार्मिक और दक्कन नीति, मुगलों का पतन तथा विघटन। औरंगजेब के बाद लगभग जो मुगल रहे हैं उनका पतन ही होता चला गया है। उसके बाद आपको 6 यूनिट में पढ़ना है शिवाजी के अधीन मराठाओं का उदय, प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, हिंदू पद, पातशाही की अवधारणा एवं उत्तर मुगल। इसमें जो शिवाजी हैं, शिवाजी का उदय कैसे हुआ, मराठाओं का उदय, इनके फिर उत्तराधिकारी भी पढ़ने होंगे। इनकी प्रशासनिक नीति, धार्मिक नीति और राजनीतिक नीति, राजस्व व्यवस्था, मतलब जो कर वगैरह वसूला जाता था वो सब व्यवस्था कैसी हुई, ये पढ़ना है। और आपकी 7 यूनिट में मुगल काल में स्थापत्य कला एवं चित्रकला का विकास। मुगल काल में टोटल मुगल काल में बाबर से लेके और ये औरंगजेब तक आपको सभी के बारे में, जो स्थापत्य कला है और चित्रकला है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे स्थापत्य कला है जो, वो शाहजहाँ के काल में सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंची। और इसका जो शासनकाल रहा है उसमें शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ। इसलिए जो स्थापत्य है उसको कहा जाता है कि इसका स्वर्ण काल था। और जो चित्रकला की अगर हम बात करें तो जो जहांगीर है, अकबर का लड़का ये जहांगीर, इसके काल में चित्रकला काफ़ी फलीभूत, काफ़ी इसका विकास हुआ। उसके बाद में आपकी यूनिट 8 है भारत में सूफीवाद का विकास, भक्ति आंदोलन एवं उत्तर भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण। ये जो आंदोलन चले हैं काफ़ी
ये जो आंदोलन चले हैं तो कुछ तो इस्लाम जो धर्म होता है उसको सुधारने के लिए चले हैं, तो वो तो इस्लाम के सूफी होते हैं, उन लोगों ने चलाया था। और कुछ हिंदू ने लोगों ने भी चलाया था, जैसे कबीर हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, मीराबाई वगैरह, इसमें आचार्य बल्लभाचार्य काफ़ी पढ़ने हैं आपको, और मैं आगे बताऊंगी। ये आपका हिंदी में सिलेबस है, और यही नीचे इंग्लिश में है। बस आप ओरिजिनल देखेंगे तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन ये हिंदी में और इंग्लिश में मैंने किताब से देखा है। ये आपको पढ़ना है 1206 से 1757 तक। ये इंग्लिश में है आपका, और ये हिंदी में। अब मैं आपको आपके डीप टॉपिक एन में अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो दिखा रही हूँ। और जो आपका पहला टॉपिक था, इकाई फर्स्ट, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश। यूनिट फर्स्ट में आपके जो टॉपिक था प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रारंभिक तुर्क वंश, उसमें तुर्क वंश, प्रारंभिक तुर्क वंश में कौन कौन से वंश पढ़ने हैं आपको, तो गुलाम वंश, दास वंश। गुलाम कह लीजिए या दास कह लीजिए, बात एक ही है। 1206 से 1290 तक ये चला है, 5 चले हैं ना दिल्ली सल्तनत में, तो ये 1206 से 1290 तक चला है। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है इसमें आपको, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है। ये जो गुलाम वंश का संस्थापक है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो इसका शासनकाल रहा है 1206 से 1210 तक। डेट आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक का उदय, ये कहाँ से आया था, इसका जीवन परिचय वगैरह ये पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में, मैंने कहा नहीं, ये जो ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का कह लीजिए संस्थापक है, तो यही वही क्वेश्चन है। ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में। कुतुबुद्दीन की कठिनाइयाँ एवं उनके समाधान, मैं आपको पढ़ पढ़ के बता दे रही हूँ बस। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों का मूल्यांकन, इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया था, जैसे कि कुतुब मीनार बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करवाई थी। आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा हुआ है वो आराम शाह हुआ है। और आराम शाह की इल्तुतमिश ने हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर ये बैठ गया इल्तुतमिश, ये इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। आराम शाह 1210 से 1211 तक, सिर्फ 1 साल रहेंगे आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश, ये 1211 से 1236 तक रहे। इनके बारे में क्या पढ़ना है आपको। ये जो आराम शाह है इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, बस ये पढ़ना है कि ये 1 साल रहे, ये बेटे किसके थे, किसके बाद शासन पे आए, बस इस तरह क्वेश्चन आता है। प्रारंभिक जीवन, इल्तुतमिश की धुंधी सुल्तान पद की वैधता एवं उपाधि, क्योंकि ये जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का या कह लीजिए गौरी का गुलाम था, लेकिन ये तो अवैध रूप से गद्दी इसने हत्या ली थी। आराम शाह बैठा था लेकिन इसने मरवा दिया था। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, मंगोलों से बचाव। इल्तुतमिश द्वारा शासन वर्ग का गठन। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ तथा उसकी सफलताएं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक व्यवस्था, सांस्कृतिक उपलब्धियां, धार्मिक नीति। इल्तुतमिश का चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। अब इल्तुतमिश के बाद इसकी एक लड़की हुई है इल्तुतमिश की। ये आप सबसे पहले बैठेगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह,
उसके ये जो अयोग्य था, ये काफ़ी मदिरापान करता था, तो उसे होश ही नहीं रहता था कि शासन वगैरह कैसे संभालना है। तो उसके बाद ये थोड़ी सी दिन रहा है, 1236 में रहा है, कुछ महीने के लिए रहा है ये बस। 1236 से 1236 ही रहा है। तो कहने का अर्थ ये कि ये कुछ महीने रहा है। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसे आपको थोड़ा डीप पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत में एक ही लड़की आप कह लीजिए फीमेल जिसने शासन किया, वो यही है, मात्र एक ही। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। प्रारंभिक जीवन, रजिया की कठिनाइयाँ एवं सफलताएं। रजिया के समय की मुख्य घटनाएं, रजिया की मृत्यु, रजिया की मृत्यु, रजिया का चरित्र, मूल्यांकन एवं पतन के कारण। उसके बाद देखिए आप, रजिया के बाद कौन सा बैठा है शासन में, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। ये कुछ महीने के लिए बैठेंगे, ये साल के लिए। देखिए ये 2 साल के लिए बैठा है। ये रजिया का शासनकाल 4 तक रहा है, 36 से लेकर 40 तक। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह 40 से 42 तक, 1240 से 42 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह ये रहे हैं 1242 से 1246 तक। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 तक। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो रजिया सुल्तान के बाद जो रहे हैं 1240 से लेके 1266 तक। अब आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी डीप पढ़ाई करनी है उसके बारे में अभी बताऊंगी। प्रारंभिक जीवन, नासिरुद्दीन महमूद शाह का शासन। ये नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ना है। नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन लेख। अब रजिया सुल्तान के बाद अगर आपको किसी के बारे में डीप पढ़ाई करनी है, गहराई से अध्ययन करना है, तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट हैं आपकी दिल्ली सल्तनत में, तो इनके बारे में आपको डीप स्टडी करनी है। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राज्यारोहण, बलबन की समस्याएं तथा उनका समाधान, बलबन की मृत्यु, बलबन का चरित्र तथा कार्यों का मूल्यांकन। अब ये बलबन के ही उत्तराधिकारी रहे केकूबाद क्यूमर्स। उसके बाद इसका पतन हो जाता है और ये वंश समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में जैसे इंट्रोडक्शन, परिचय, गुलाम वंश के पतन के कारण। आया आपका खिलजी वंश। इसमें 5 वंश रहे हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया है दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की है। तो इसके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ना है। प्रारंभिक जीवन, जलालुद्दीन खिलजी के कार्य एवं उपलब्धियाँ, जलालुद्दीन का मूल्यांकन, रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह इसका ये उत्तराधिकारी है। इसको रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह जलालुद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, बेटा था, लेकिन इसने अवैध रूप से गद्दी हत्या ली अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, आप पहले जलालुद्दीन का ही देख लीजिए। 1290 से लेके 1296 तक, मतलब 6 साल इसने शासन किया है। उसके बाद कुछ दिन के लिए इसका लड़का भी बैठा है, 1296 में इसके कुछ महीने के लिए बैठा है, इसलिए कुछ लिखते नहीं है, लेकिन कुछ महीने के लिए लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी इसने किया है 1296 से लेकर 1316 तक। प्रारंभिक जीवन, सिंहासन के लिए प्रतिद्वंदिता, जलाली परिवार का विनाश, मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन द्वारा बलबन की सीमांत नीति का अनुसरण, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन के सुधार, न्याय व्यवस्था, पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, सैनिकों के वेतन, आर्थिक सुधार,
प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, अलाउद्दीन के अंतिम दिन और मृत्यु। जैसे आप देख ही रहे हैं, आपको इस टॉपिक में आपको कितना कुछ पढ़ना है। इसने काफ़ी कुछ काम किया था, ये अच्छा भी था और ख़राब भी था, दोनों ही तरह था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है पद्मावती वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको। अब जो बलबन के बाद अगर आपको कोई काफ़ी डीप स्टडी करनी है किसी के बारे में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में आपको गहराई से पढ़ना है। उसके बाद आता है मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का ये एक आप नौकर कह लीजिए, वो था मलिक काफूर। इसने काफ़ी दिन तक इस पर प्रभाव रहा अलाउद्दीन खिलजी पे इसका। उसके बाद है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये खिलजी वंश चल रहा है 1316 से लेकर 1320 तक। नासुरुद्दीन खुसरो शाह 1320 से 1320, मतलब कुछ दिन के लिए आया है ये। मलिक काफूर के बारे में भी आपको डीप स्टडी करनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर दक्षिण की बात कर रहे हैं हम, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ये भेजा था कि आप दक्षिण में जीतिए जो भी साम्राज्य विस्तार के लिए। नासरुद्दीन खुसरो शाह 1320 से लेके 1320 तक, मतलब कुछ महीनों के लिए आए हैं ये। परिचय खिलजी वंश के पतन के कारण, क्योंकि इसलिए नासरुद्दीन खुसरो शाह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इसके बाद जो खिलजी वंश है उसका पतन होता है। और हम आपको आगे दिखा रहे हैं इकाई 2 तुगलक एवं लोदी वंश। तो इसमें तुगलक वंश में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, ये दूसरा आ गया है, मतलब पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। ये अब ये तुगलक वंश कब से कब तक रहा है, तो तुगलक वंश रहा है 1320 से 1414 तक। ठीक है, इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं आपको शासक। गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये इसने शासन कब से कब तक किया है, तो 1320 से 1325 तक। प्रारंभिक जीवन, सिंहासन रोहण, प्रशासनिक पुनर्गठन, गयासुद्दीन तुगलक की आरंभिक कठिनाइयाँ। गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, प्रारंभिक जीवन। अब आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ना तो होता ही है। पर मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनके बारे में आपको गहराई से पढ़ना है। 1325 से 1351 तक इन्होंने शासन किया है। प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति। राजत्व का सिद्धांत, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासन संबंधी योजना एवं कार्य। साम्राज्य विस्तार, मोहम्मद तुगलक के शासन में विद्रोह और साम्राज्य का विघटन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद तुगलक का चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। इसके बाद जो शासन किया हुआ फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का ये भतीजा था फिरोज शाह तुगलक। प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य। इसने काफ़ी बाग बगीचे लगवाए थे, सड़कों का निर्माण किया था और सिंचाई की व्यवस्था की थी। खेती में इसने विशेष ध्यान दिया था, और उसके बारे में कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणी कार्य। सांस्कृतिक उपलब्धियां, फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियान और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु और उत्तराधिकारी की समस्या। तुगलक वंश के पतन के कारण, तैमूर का भारत पर आक्रमण। एक विदेशी मंगोल था ये तैमूर। इसने फिरोज शाह तुगलक के बाद इस कुछ उत्तराधिकारी हुए और उन्हीं के शासनकाल में इसने तैमूर ने
जो है कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद तैमूर के कुछ ये वंशज हैं सैयद वंश, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है सैयद वंश के बारे में, क्योंकि ये कोई ज़्यादा शक्तिशाली शासक इसमें आई ही नहीं है, तो ये फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बाद है सैयद वंश के बाद लोधी वंश। जैसे मैंने आपको बताया था 5 वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। पहले हुआ है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लोधी वंश। अब लास्ट का जो वंश रहा है वो रहा है लोधी वंश, तो उसके बारे में पढ़ना है। परिचय: सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। एक्चुअली इसकी जो स्थापना की है वो बहाउद्दीन लोधी ने की है, तो उसका बेटा हुआ फिर सिकंदर लोधी और फिर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद इसका पतन हो गया है। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था, और उसमें जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी हार हो गई है इब्राहिम लोधी की, और ये मारा गया। इसका शासन कब से कब तक रहा है, तो इसमें जो लोधी वंश में सबसे ज़्यादा आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो वो 2 शासक रहे हैं, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने स्थापना की है 1504 में, जो आगरा की उसकी स्थापना की है इसने, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक है ये इनका रहा। यूनिट 3 इकाई 3 मुगल वंश और बाबर एवं हुमायूं। तो आपको ये इसमें पढ़ना है। पहली जो टॉपिक है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर ने तो की थी इस मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो उसके बारे में। बाबर का परिचय, भारत पर बाबर का अभियान, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित करने वाले बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारण, अफगानों के विरुद्ध बाबर की विजय के कारण, बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर ने 4 युद्ध किए थे, बाबर की भारत पर विजय का महत्व। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ हुमायूं। वैसे तो कई बेटे थे, और बाबर ने कहा था अपने बेटे हुमायूं से कि मेरा जो साम्राज्य है वो 4 भागों में डिवाइड कर लेना। 4 पुत्र थे इसके। तो परिचय, हुमायूं का परिचय। प्रारंभिक जीवन,